अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इस चैप्टर का आज हमारा दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। आज के इस लेक्चर में हम पहला जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है सय्याल का दबाव या प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स। तो जैसा आप लोग जानते हैं दबाव का मतलब होता है कुव्वत, ऐसी कुव्वत जो इकाई रकबे पर अमल करे। तो यहां पर हमको सय्याल का दबाव देखना है, तो उसकी जो प्रॉपर तारीफ जो हो सकती है वो कुछ इस तरह से होगी। हालत सुकून में मौजूद किसी सय्याल के जरिए ताल्लुक में आने वाली सतह पर उमूदन अमल करने वाली कुव्वत फी इकाई रकबे को सय्याल का दबाव कहते हैं। आप लोग देखिए इस तारीफ में कुछ अल्फाज, कुछ चीजें जो इस्तेमाल की गई है, जो बयान की गई है, वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले सय्याल हालत सुकून में चाहिए, मतलब वो जो फ्लूइड है वो रेस्ट में हो, वो रुका हुआ हो। दूसरी चीज, जिस सतह के ऊपर वो दबाव डालने वाला है तो वो सतह के साथ में उस सय्याल का ताल्लुक आना चाहिए। तो जब कोई सय्याल किसी सतह के मतलब किसी ठोस सतह के साथ ताल्लुक में होगा तो उस वक्त उस सय्याल के जरिए उस सतह पर जो कुव्वत फी इकाई रकबा अमल करेगी उसे हम कहते हैं सय्याल का दबाव। इस पर से अगर हम उसका एक जाब्ता अगर बनाए तो वो कुछ इस तरह से होगा, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। मतलब सय्याल का दबाव जो है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल फोर्स यानी उमूदी कुव्वत, जो उमूदी कुव्वत जो अमल करेगी उमूदी सिमत में, वो वाली कुव्वत और डिवाइडेड बाय उसका एरिया, उसका रकबा। तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब आप देखिए इस फॉर्मूले को देखकर हम इजीली इसकी जो एसआई यूनिट है वो बना सकते हैं। ऊपर हमको फोर्स नजर आ रही है तो उसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, और नीचे एरिया है उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो एसआई निजाम में जो उसकी इकाई बनेगी वो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पर आप एक और चीज ध्यान में रखिए कि ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसी को पास्कल भी कहा जाता है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है पास्कल, उन्होंने दबाव का कंसेप्ट पेश किया था, तो इसीलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। ओके, अब हम इसका आबाद देखते हैं, उसका डायमेंशन। तो कुव्वत का जो दबाव का जो डायमेंशन होगा, उसका जो आबाद होगा वो होगा कुव्वत का आबाद डिवाइडेड बाय रकबे का आबाद। जाहिर है रकबे का आबाद होगा L2 और ऊपर कुव्वत का आबाद होगा L1 M1 T-2। तो जब आप नीचे से L2 को ऊपर ले जाओगे तो वो L-2 हो जाएगा। इस तरह से L1 माइनस L2 मतलब L-1। तो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर जो है वो क्या होगा, L-1 M1 और T-2। आप लोग ये जो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर L-1 M1 और T-2, तो ये दबाव होगा, दबाव का आबाद होगा। ओके, यहां पर आप देखिए सय्याल का जो दबाव है उसके ताल्लुक से एक खास बात यहां पर दी गई है कि वो एक गैर सिमती मिकदार है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर और थोड़ी सी एक बारीकी आप याद रखिए कि ये स्केलर क्वांटिटी मतलब गैर सिमती मिकदार तो है, यानी इसमें सिमत नहीं है, लेकिन इसमें एक खास बात यह भी होती है कि ये अलग अलग सिमतों में अलग अलग कद्र दिखाता है। इसकी जो कीमत है यानी दबाव की जो कीमत है वो मुख्तलिफ सिमतों में मुख्तलिफ होती है। इसीलिए ऐसी क्वांटिटी को आमतौर पर टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। तो ये एक एडिशनल चीज आप अपने जहन में रखिए कि सय्याल का जो दबाव है वो गैर सिमती मिकदार है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन साथ ही साथ वो टेंसर क्वांटिटी भी है, क्योंकि उसकी कीमत अलग अलग सिमतों में अलग अलग होती है। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं कि सय्याल जो है वो कहां कहां दबाव डाल सकता है। तो आप याद रखिए किसी भी सय्याल को कोई ना कोई कंटेनर में रखना पड़ेगा, कोई ना कोई बर्तन में उसको रखना पड़ेगा। तो जब आप उसको बर्तन में रखोगे तो बर्तन के अंदर सबसे पहली जो चीज होगी वो होगी उसकी बाउंड्री, मतलब उसकी दीवारें। जाहिर है दीवारें हमेशा उमूदन होंगी, और उसके अंदर एक नीचे एक बॉटम होगा उस बर्तन में। तो सय्याल जो है वो दीवारों पर भी अपना दबाव डालता है और नीचे बॉटम पर भी, यानी नीचे जो सतह होती है, नीचे जो फ्लोर होगा उसका जो बॉटम होगा, उस बॉटम पर भी सय्याल जो है वो दबाव डालेगा। तो आप लोग देखिए अगर हम यहां पर अगर दीवारों की अगर बात करें तो सय्याल का दबाव कुछ इस तरह से होगा। यहां पर जैसा आप देख रहे हैं जो हल्का सा डार्क कलर में जो आपको दिख रही है वो है उमूदी दीवार।
इस पर एक जानिब से सयाल की तरफ से एक कुव्वत F अमल कर रही है, तो दूसरी जानिब उसका रद्द अमल जो है वो पैदा हो रहा है दीवार की तरफ से सयाल के ऊपर। ओके, तो ये है उमूदी दीवार पर सयाल की कुव्वत का या सयाल की तरफ से लगने वाला दबाव। ओके, इसी तरह से जब हम बॉटम की बात करेंगे तो बॉटम पर मामला कुछ ऐसा होगा। यहां आप जो देख रहे हो, जो हल्की सी जो डार्क कलर में आपको जो नजर आ रहा है, जहां ए लिखा हुआ है, ये जो ए जो लिखा हुआ है, तो ये असल में बॉटम है। ये वो सतह है जो कि हॉरिजॉन्टल है, यानी उफकी। जाहिर सी बात है, कंटेनर का जो सबसे नीचे वाला जो बॉटम होगा, ये उसी की बात हो रही है। तो ऊपर से एक कुव्वत अमल करेगी, ऊपर से अमल करने वाली कुव्वत मतलब उस सयाल का वजन या उसका दबाव, और उसके रद्द अमल के तौर पे नीचे से यानी बॉटम की तरफ से एक रद्द अमल की कुव्वत भी उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट सिमत में अमल करेगी। ओके, तो इस तरह से सयाल का जो दबाव है वो उमूदी दीवारों पर भी अमल करता है और नीचे बॉटम पर भी अमल करता है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक पर, और वो ये है कि दबाव का हकीकत में तस्वुर क्या होता है। तो आप देखिए, दबाव का हकीकत में सयाल की तरफ से अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका तो सिंपल सा मामला रहेगा कि हालत सुकून में अगर कोई सयाल मौजूद है किसी ठोस सतह के ताल्लुक में, तो वो जो ठोस सतह जो होगी उसके इकाई रकबे के ऊपर जो कुव्वत अमल करेगा उसे हम कहेंगे दबाव। मतलब दबाव का मतलब होता है इकाई रकबे पर अमल करने वाली कुव्वत। ओके, तो बेसिकली दबाव के लिए सिंपल सा कंसेप्ट बस ये फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को देखकर दबाव के बारे में ऐसा भी कह सकते हैं कि उमूदन अमल करने वाली कुव्वत और रकबे का तनासुब, उसे दबाव कहा जाता है, या फिर इकाई रकबे पर अमल करने वाली कुव्वत, उसे दबाव कहते हैं। अब आप यहां पर इस पर से एक चीज ध्यान में रखिए कि इस फॉर्मूले के अंदर जैसा आप देख रहे हो कि इसके अंदर F नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो अगर आपने कुव्वत को मुस्तकिल मान लिए तो एक चीज क्लियर हो जाती है यहां पर, और वो ये है कि दबाव जो है वो हमेशा रकबे के साथ माकूस तनासुब में है। इसका मतलब जितना आप रकबा बढ़ाओगे उतना दबाव कम होगा, और जितना आप रकबा कम करेंगे उतना दबाव जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी दबाव और एरिया ये एक दूसरे के साथ माकूस तनासुब में है। रकबा बढ़ाने पर दबाव कम होगा और रकबा कम करने पर दबाव बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि जब हम कोई चाकू वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो चाकू की जो धार है वो निहायत ही तेज करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा तेज रखते हैं। जितनी ज्यादा हम चाकू की धार को तेज करेंगे, या सुई की नोक भी आप ले सकते हो यहां पर, अगर आपने सुई की नोक जो है उसको बहुत ज्यादा बारीक अगर किए, जितनी ज्यादा आप उसको बारीक करेंगे तो उतना उसका रकबा कम हो जाएगा, और इसीलिए उसी कुव्वत के जरिए उसके ऊपर अमल करने वाला दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो ये था दबाव का तस्वुर, जिसके जरिए हम रकबे की कीमत को बहुत कम करके दबाव की कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ओके, दबाव की जो इकाई है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उसे पास्कल भी कहते हैं। तो यहां पर हमको एक चीज नजर आ रही है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 पास्कल। पास्कल को कैपिटल P और स्मॉल लेटर में A लिखा जाता है। इसके अलावा एक और यूनिट में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो है बार। आप लोग याद रखिए, एक बार का मतलब होता है 1,00,000 पास्कल, और 1,00,000 पास्कल का मतलब है 10 की कुव्वत 5, इसलिए 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। आप लोग याद रखो, अगर मैं यहां पर इसको और आगे अगर इसको बढ़ाने की कोशिश करूं तो मैं इसको हेक्टा पास्कल में कन्वर्ट कर सकता हूं, और हेक्टा पास्कल में इसकी कीमत क्या होगी, तो 1 हेक्टा पास्कल इज इक्वल टू 100 पास्कल, यानी 100 पास्कल का 100 पास्कल का 1 हेक्टा पास्कल होता है, जिसे स्मॉल h से जाहिर करेंगे, यानी स्मॉल h कैपिटल P A। तो 1 हेक्टा पास्कल इज इक्वल टू 100 पास्कल। यहां पर एक और चीज याद रखिए आप लोग कि ये जो दबाव जो होता है, दबाव की ये जो इकाई है यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, इसको बार के अलावा एक और यूनिट है टॉर, उसमें भी उसको जाहिर कर सकते हैं, जो एक्चुअली एक साइंटिस्ट टॉरसेली है, उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के अगले टॉपिक पर, और वो है कि
सयाल में अगर हमने कोई तसव्वुराती इस्तावाना अगर बनाते हैं तो उसका दबाव क्या होगा। आप देखिए, आपके पास इस फिगर में एक कंटेनर आपको दिख रहा है और इस कंटेनर में ब्लू कलर में आपको जो चीज नजर आ रही है वो एक फ्लूइड है, एक सयाल है, मतलब पानी है। जाहिर है ऊपर जो पानी की सतह जहां खत्म हो जाएगी तो उसके ऊपर हवा होगी। ओके, इस पानी के अंदर हम एक तसव्वुराती इस्तावाना जो है वो लेंगे। आप याद रखिए, यहां पर ये जो इस्तावाना आपको नजर आ रहा है, अब आप देखिए नजदीक से, आप देखिए ये जो इस्तावाना आपको दिख रहा है, तो ये इस्तावाना हकीकत में नहीं है बल्कि ये एक तसव्वुराती इस्तावाना है जिसकी मतलब हाइट जो है वो h है। ओके, स्मॉल h उसकी हाइट है और a जो है वो उसके बॉटम का रकबा है। ओके, तो अगर हम एक इस्तावाना इस तरह से अगर बनाते हैं तो सबसे पहला तो मामला यह आएगा कि ये इस्तावाना पानी का बना हुआ है और इस इस्तावाने के अंदर जो चीज मौजूद है वो पानी का एक सुतून है। तो पानी के उस इस्तावाना नुमा सुतून जो है, अगर हम उसका हजम बनाना चाहें तो उसका हजम का फॉर्मूला आ जाएगा कुछ इस तरह से, हजम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। पाई आर स्क्वायर इंटू एच जो है ये आमतौर पर इस्तावाने का हजम होता है। इसमें पाई आर स्क्वायर का मतलब ए है, इसलिए यहां पर वी की कीमत जो है वो क्या आ जाएंगी, ए इंटू एच। ए ने बॉटम का रकबा और एच ने उसकी बुलंदी। ओके, चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मैं यहां पर उस इस्तावाने के अंदर जो पानी मौजूद है, अगर मैं उसकी कसाफत की बात करूं तो उसकी कसाफत या डेंसिटी हो जाएगी कमैयत बटे हजम। ओके, मतलब यहां पे रो इज इक्वल टू आ जाएगा एम अपॉन वी। इस पर से वी को उधर शिफ्ट कर दें तो फॉर्मूला मिलेगा एम इज इक्वल टू रो इंटू वी। और अब आप इसके अंदर वी यानी हजम की कीमत रख सकते हो। जैसे आप इसमें हजम की कीमत रखेंगे यह आ जाएगा एम इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एच। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, अब अगर ये कमैयत है तो इस कमैयत की वजह से उस पानी के सुतून का कुछ तो भी वजन बन जाएगा। ओके, और जाहिर है वो वजन का मतलब होगा सकली कुव्वत जो नीचे की सिमत में अमल करेगी। तो अमल करने वाली वो जो नीचे की सिमत में अमल करने वाली जो कुव्वत होगी वो होगी एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। ओके, अब मैं यहां पर एम की कीमत ला के रख देता हूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, तो इस तरीके से हमने पहले हजम मालूम किए, फिर कसाफत मालूम करे, कसाफत पर से कमैयत आ गई और अब कमैयत पर से हमने वो कुव्वत मालूम कर लिए जो पानी का वो तसव्वुराती इस्तावाना नुमा सुतून अमल करेगा नीचे की सिमत। ओके, अब हम बात करेंगे दबाव की। जैसा कि आप लोगों को पता है दबाव का मतलब होता है इकाई रकबे पर अमल करने वाली कुव्वत, यानी P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। इसमें आप एफ की कीमत ला के रख दो। जैसे आप एफ की कीमत ला के रखेंगे आपको फॉर्मूला मिलेगा P इज इक्वल टू कुव्वत की जो कीमत है वो है रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, और जाहिर है अपॉन में ए आ जाएगा। ए से ए कट जाएगा तो जो चीज बाकी बची वो ये है, यानी P इज इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी। ये फॉर्मूला होता है दबाव का उस सयाल के सुतून के जरिए, यानी इस्तावाना नुमा सुतून के जरिए अमल करने वाला ये दबाव है जो कि किसी भी सयाल के अंदर आप तस्वुर कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर आप लोग देखिए कि इस फॉर्मूले में कहीं पर भी, मतलब ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है P इज इक्वल टू एच रो जी, इस फॉर्मूले के अंदर ए नहीं है, मतलब सतही रकबा जो है वो इसमें से गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी बर्तन में सयाल को लेंगे और उस सयाल के जरिए अमल करने वाले दबाव की बात करेंगे तो वो सतही रकबे पर मुनहसिर नहीं होगा। मतलब वो उस बर्तन के सतही रकबे पर या उस बर्तन के अंदर जो सयाल मौजूद है उस सयाल के सतही रकबे नीचे बॉटम जो है उसके सतही रकबे के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमको मिली। अब हम यहां पर कुछ खास नोट देखते हैं जो इसी आर्टिकल के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, नोट का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सयाल की तरफ से अमल करने वाला जो दबाव है वो बर्तन यानी कंटेनर के ना तो शेप पे डिपेंड करता है और ना उसकी साइज पर, यानी ना तो वो उसकी शक्ल पर डिपेंड करेगा और ना ही उसकी जसामत पर। ओके,
اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فارمولا ابھی ہم نے دیکھے P = H × ρ × G، یہ فارمولا صرف سیال مطلب لکوڈ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ گیس کے لیے بھی ہے. ویسے بھی میں نے آپ کو کل بتایا تھا، مطلب پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ گیس جو ہے وہ بھی فلوئڈ ہوتی ہے، اوکے، اس میں بھی بہنے کی صلاحیت ہے. تو یہ ضابطہ جو ہے دباؤ کا، یہ اصل میں مائع کے ساتھ ساتھ گیس کا بھی دباؤ کا فارمولا ہے. اس کے بعد آپ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آپ دیکھتے ہیں اسی نوٹ کے اندر. آپ دیکھیے، ایسا امیجن کرو آپ کہ آپ کے پاس ایک سیال ہے جس کی کثافت ہے ρ1 اور استوانے کے اندر اس کی بلندی جو ہے وہ h1 ہے. تو ظاہر ہے اس کا جو دباؤ بنے گا وہ دباؤ آ جائے گا P1 = ρ1 × H1 × G. اب آپ دوسرا سیال لو تو دوسرے سیال کے لیے کثافت ہو جائے گی ρ2، اس کی استوانے کی بلندی ہو جائے گی h2، تو پھر اس کا جو دباؤ بنے گا وہ ہوگا P2 = ρ2 × H2 × G. اب آپ ایسا تصور کیجئے کہ دونوں دباؤ ایک جیسے ہیں، یعنی اگر ہم یہاں پر مساوی دباؤ اگر لیتے ہیں، دونوں دباؤ کو اگر مساوی لے لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے پاس فارمولا آ جائے گا P1 = P2. اب آپ P1 اور P2 کی ویلیوز اس میں لا کے رکھ دو تو ρ1 H1 G1 = ρ2 H2 G. G سے G کٹ جائے گا، جو چیز باقی بچے گی وہ ہے ρ1 × H1 = ρ2 × H2. اور اب آپ H کو ایک طرف کر دو اور رو کو ایک طرف کر لو تو آپ کو فارمولا ملے گا ρ1/ρ2 = H2/H1. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریلیشن ہم کو یہاں پر ملا کہ سیال کی کثافت کا جو تناسب ہے وہ ہمیشہ اس کے تصوراتی استوانے کے بلندیوں کے ساتھ وہ معکوس تناسب میں ہوگا. آپ دیکھیے اس میں ρ1/H1 ہے تو ادھر H2/H1 آیا، مطلب کثافت کا بلندی کے ساتھ میں الٹا ریلیشن ہے. اوکے، چلیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے آخری ٹاپک پر. آج کا ہمارا جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے ماحولیاتی دباؤ. کہ ماحولیاتی دباؤ کیا ہوتا ہے، یعنی ایٹماسفیئرک پریشر. تو سب سے پہلے تو یہاں پر آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ماحول یا ایٹماسفیئر کہتے کسے ہیں. آپ دیکھیے زمین کروی ہے، تو زمین کی یہ جو سطح ہے، اس سطح کے اوپر چاروں طرف مختلف گیسوں کا ایک کرہ نما یعنی کروی ایک غلاف موجود ہے، ایک انویلپ موجود ہے. اس گیسوں کے یا ہوا کے اس غلاف کو، وہ جو ایک کروی جو غلاف بن جائے گا زمین کے چاروں طرف، اس غلاف کو کہتے ہیں ایٹماسفیئر یا ماحول. اوکے، اب آپ دیکھیے کہ زمین کے اطراف یہ جو ماحول جو بنا ہوا ہے، یہ جو ایٹماسفیئر جو بنا ہوا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے گیس یعنی ہوا سے مل کر بنا ہوا ہے. تو ہوا کی اس میں کچھ نہ کچھ کمیت، کچھ نہ کچھ وزن ہوگا. تو وہ جو وزن جو عمل کرے گا ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن کے اندر اکائی رقبے پر، اسے ہم کہیں گے ماحولیاتی دباؤ. تو پھر ماحولیاتی دباؤ کا سیدھا سادہ تعریف کیا بنے گی؟ اگر ہم اس کا ایک تعریف بنانا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ زمین کی سطح پر موجود کسی بھی نقطے پر عمل کرنے والا ماحولیاتی دباؤ ہمیشہ اس نقطے کے اوپر تیار کیے گئے تصوراتی استوانے میں موجود ہوائی ستون کے وزن کے برابر ہوتا ہے. اگر اس استوانے کے عرضی تراشے کا رقبہ اکائی ہو اور اس استوانے کی لمبائی دیے گئے نقطے سے شروع ہوتی ہو، مطلب اس پوائنٹ سے اسٹارٹ کرو اور اس کو اینڈ کہاں پر کرو؟ جہاں پر آپ کا ایٹماسفیئر اینڈ ہو رہا ہے، مطلب جہاں پر آپ کا ماحول ختم ہوگا وہاں تک آپ کو اس تصوراتی استوانے کی لمبائی کو لے کر جانا ہے. اوکے، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب ہم زمین کی سطح پر، مطلب عام طور پہ زمین کی سطح کا مطلب سی لیول ہوتا ہے، یعنی سمندر کی سطح. سمندر کی جو سطح ہے وہ بالکل ہموار مانی جاتی ہے، اس لیے اس سطح کو ریفرنس پوائنٹ کے طور پر ہم لیتے ہیں. تو اس زمین کی سطح در حقیقت سمندر کی سطح ہوتی ہے. تو سمندر کی سطح کے اوپر جو دباؤ ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ سب سے زیادہ ہوگا. اوکے، اور جیسے جیسے آپ یہاں سے یعنی زمین کی سطح سے جیسے جیسے ہم بلندی کی طرف جائیں گے ویسے ویسے جو دباؤ ہے اس کی قیمت کم ہوتی جائے گی. ایسا کیوں ہے؟ اس کا ریزن آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ماحولیاتی دباؤ کا مطلب ہے ہمارے یعنی جس پوائنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر جو تصوراتی
استوانہ نما جو ہوائی غلاف جو بنا، جو ہوائی ستون جو تیار ہوا، اس تصوراتی ہوائی ستون کا وزن، اسے ہم ماحولیاتی دباؤ کہیں گے. اور ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے ہم نیچے سے اوپر جاتے جائیں گے ویسے ویسے کوانٹٹی آف ایئر کم ہوتی جائے گی اور اسی لیے دباؤ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تھا ماحولیاتی دباؤ کا ایک سمپل تصور. اس میں آپ یہاں پہ ایک چیز اور یاد رکھیے کہ وہ دباؤ جو سی لیول پر ہوتا ہے، یعنی ایسا ماحولیاتی دباؤ جو سمندر کی سطح پر ہوتا ہے، اس قیمت کو نارمل ایٹماسفیئرک پریشر کہتے ہیں. مطلب اس کو ہم عام طور پر عمومی یا عام ماحولیاتی دباؤ کہتے ہیں. اب یہاں ایک جنرل نالج کے طور پر آپ یاد رکھیے کہ سطح سمندر سے اگر ہم اونچا اوپر بلندی پر جاتے جائیں تو جیسے جیسے ہماری بلندی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ہوا کی کثافت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی، اور تقریباً 8 کلومیٹر جانے کے بعد، یعنی اگر ہم بلندیوں میں 8 کلومیٹر کے اوپر اگر چلے جاتے ہیں، تقریباً 8 کلومیٹر کے اوپر اگر ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں موجود ہوا کی جو کثافت ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی. اس کے اوپر کا جو علاقہ ہوگا، مطلب 8 کلومیٹر کے بعد کا جو علاقہ ہوگا، ہم اسے عام طور پر ویکیوم مطلب خلا کہتے ہیں. آپ یاد رکھیے خلا جو ہے وہ ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جس میں پائی جانے والی گیسوں کے جوہر یا سالمات جو ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں یا بالکل نہیں ہوتے. اوکے، اگر ان کی تعداد یعنی جوہروں کی یا سالمات کی تعداد اگر بہت ہی کم ہے تو اس صورت میں وہاں جو دباؤ بنے گا وہ دباؤ بہت ہی زیادہ کم ہو جائے گا. تو ویکیوم یا خلا کا مطلب ہوتا ہے ایسا علاقہ جہاں پر دباؤ کی قیمت ماحولیاتی دباؤ کے مقابلے میں بے انتہا کم ہو، اسے کہتے ہیں وہ مطلب عام طور پر خلا، اس علاقے کو عام طور پر خلا کہتے ہیں. اگر ہم ایبسولیوٹ ویکیوم کی بات کریں یعنی مطلق خلا کسے کہیں گے تو مطلق خلا کا مطلب ہوتا ہے وہ علاقہ جس کے اندر کسی بھی گیس کے نہ تو سالمات موجود ہوں، نہ جوہر موجود ہوں، نہ آئنس موجود ہو، ایون الیکٹران بھی موجود نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی پرٹیکولر علاقے کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے، پوری طرح سے وہ ایمٹی ہے، پوری طرح سے وہ خالی ہے، تو اسے ہم ایبسولیوٹ ویکیوم یعنی مطلق خلا کہہ سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آج کے یہ سارے ٹاپکس آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اوکے، انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنا اگلا ٹاپک جو ہے وہ شروع کریں گے.